अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नई शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है दी वॉइस बाय वी.एस. प्रीचेट। लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस स्टोरी को लिखा था वी.एस. प्रीचेट ने, जिनका फुल नेम विक्टर सार्डन प्रीचेट था। वो 16 दिसंबर 1900 को पैदा हुए और 20 मार्च 1997 को उनकी डेथ हो गई, यानी उनका लाइफ स्पैन 97 ईयर्स था। वो एक ब्रिटिश राइटर होने के साथ साथ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक, ट्रैवल राइटर, बायोग्राफर और ऑटोबायोग्राफर भी थे। लेकिन उनकी वजह शोहरत उनके नॉन फिक्शनल वर्क्स और शॉर्ट स्टोरी के वॉल्यूम्स थे। उनकी राइटिंग्स के अंदर हमें दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक आयरनी और दूसरा स्टायर। जो स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर भी उन्होंने स्टायर के एलिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। उन्होंने कुछ रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को टारगेट बनाया और उनकी वाइसेस को, उनके फ्लॉज को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने पॉइंट आउट किया। स्टोरी उन्हीं के लिखे गए एक वॉल्यूम इट मे नेवर हैपन से ली गई है, जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। अब स्टोरी की समरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड में लिखी गई, लेकिन आप देखेंगे कि इस स्टोरी में राइटर ने वर्ल्ड वार के इवेंट्स को उतना डिस्क्राइब नहीं किया जितना ह्यूमन साइकोलॉजी को किया। अब ह्यूमन साइकोलॉजी में हमारी टेंशन्स, हमारी जेलसी, हमारी सुपीरियरिटी, हमारे प्रेजुडिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइटर ने इस स्टोरी के अंदर चर्च प्रीस्ट की बात की है, जो कि रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ होते हैं। राइटर कहता है कि समटाइम्स कुछ प्रीस्ट इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि वो ख़ुद को बड़े सुपीरियर मानने लगते हैं। वो रिलीजियस अफेयर्स में इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि खुदा ने उनको खुद चूज़ किया। वो ख़ुद को चूज़न वन फील करते हैं कि खुदा ने खुद उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। तो इस साइकोलॉजी के अंदर वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने रिजिड होते हैं कि वो खुदा की जो बाकी मखलूक है, जो बाकी क्रिएचर है, उसको इन्फीरियर समझते हैं और ख़ुद को सुपीरियर। तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई शख्स कोई गुनाह कर लेता है, कोई गलती कर लेता है, तो वो काबिल माफ़ी नहीं होता। तो इस स्टोरी के अंदर राइटर ने दो मेन कैरेक्टर्स बयान किए हैं। पहला कैरेक्टर मॉर्गन का है, जो कि उस चर्च का एक्स प्रीस्ट था। अब उसके अंदर कुछ वाइसेस थी, कुछ बुराइयां थी उसके अंदर। पहली बुराई उसके अंदर ये थी कि वो स्मोकिंग करता था, और दूसरी बुराई उसके अंदर ये थी कि वो ड्रिंकिंग भी करता था। यानी चर्च के अंदर बैठकर एक रिलीजियस पर्सन जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हों और वो ख़ुद ही खुदा के कवानीन को तोड़े, तो ये बहुत बड़ा स्टायर किया है राइटर ने। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी कि वो हाइम्स जो थी वो बहुत अच्छी पढ़ता था। अब हाइम्स कहते हैं कि जो रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, डिवाइन सॉन्ग होते हैं, जिसमें खुदा की प्रेज़ की जाती है। जैसे हम हम्द पढ़ते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में हाइम्स होती हैं। इसको हाइम्स या हिम्स दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। और इसी बुराई की वजह से उसको डिसमिस भी किया गया था। और दूसरा कैरेक्टर हमारा फ्रैंक लेविस का है, जो कि करंट प्रीस्ट था। और इसी के बारे में राइटर बात करता है कि ये बहुत ज़्यादा फैनेटिक था, ये रिजिड भी था, स्ट्रिक्ट भी था, और ये मॉर्गन से बहुत नफ़रत करता था। और नफ़रत करने की वजह भी यही थी कि ये समझता था कि कोई इंसान अगर खुदा के बनाए हुए कवानीन में अमल दखल करता है, कोई बुराई करता है, तो वो काबिल माफ़ी नहीं होता। लेकिन ये स्टोरी में स्टैटिक कैरेक्टर दिखाया गया, यानी जितना स्ट्रिक्ट आपको स्टोरी की शुरुआत में लग रहा है, उतना ही ये काइंड और इमोशनल स्टोरी के एंड पे हो जाता है। तो स्टोरी जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम आई होती है। अब रेस्क्यू टीम क्यों आई है? क्योंकि वर्ल्ड वार थी, तो लास्ट नाइट चर्च के ऊपर कुछ बॉम्ब्स गिराए गए थे। अब उन बॉम्ब्स की वजह से जो चर्च थी वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। चर्च की फ्रंट वॉल, उसकी बालकनी और उसका रूफ बुरी तरह से गिर चुके थे। अब वो बिल्डिंग जो थी वो एक रबल बन चुकी थी। रबल कहती है कि मलबा जिसमें तोड़ फोड़ हो चुकी हो बिल्डिंग की। तो रेस्क्यू टीम अगले दिन आई थी कि अगर कोई चर्च में कोई अगर फंसा हुआ शख्स है तो उसको हम बाहर निकाल लें, उसकी जान बचा सकें। तो उसी दौरान उनको एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शख्स कुछ बोल रहा है, कुछ गा रहा है। तो रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी और उन रेस्क्यू टीम के साथ वो करंट प्रीस्ट भी था।
तो जैसे रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी और उनको आवाज़ आई किसी के कुछ गुनगुनाने की, कोई हामिस पढ़ने की, तो उन्होंने देखा ये तो वो ही आवाज़ है जो कि एक्स प्रीस्ट हुआ करता था, यानी कि मॉर्गन। तो जो करंट प्रीस्ट है वो बड़ा हैरान हुआ, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस चर्च का जो अब प्रीस्ट है वो तो मैं हूँ और इसकी सारी चाबियाँ तो मेरे पास हैं और मैंने खुद रात को लॉक किया था। अब कोई शख्स इस चर्च के अंदर नहीं आ सकता, तो ये मॉर्गन कैसे आ गया इस चर्च के अंदर। चले वो थोड़ी देर बाद वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वार्डन जो होता है, जो रेस्क्यू टीम के साथ आए होते हैं, तो वो मलबा हटाने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त जो चर्च की बिल्डिंग है वो मज़ीद गिर जाती है और उसमें एक वुडन स्लेट होती है कि जो नीचे गिरती है और उसकी वजह से जो रेस्क्यू टीम होती है वो पीछे हट जाती है ताकि उनकी जान को कोई नुकसान ना हो। और उसी दौरान जो करंट प्रीस्ट होता है वो समझता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उस आदमी को बचाऊं जो उस मलबे तले फंसा हुआ है। तो वो घुटनों के बल आगे चलता है और मलबे के नीचे जगह होती है, एक होल होता है, उस होल में जाकर वो देखता है तो उस होल में वो मॉर्गन ही गिरा होता है। तो वो उसे देखता है, वो हैरान होता है। पहले तो उसे गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, क्योंकि इस चर्च की चाबियाँ तो मेरे पास थीं। तो मॉर्गन उसे कहता है कि जब मैं पहले प्रीस्ट हुआ करता था तो इसकी चाबियाँ मेरे पास भी थीं, तो मैं अपनी उन्हीं पुरानी चाबियों से रोज़ाना जब ये चर्च बंद हो जाती है तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ बैठकर स्मोकिंग करता हूँ और ड्रिंकिंग करता हूँ। अब इस पर जो करंट प्रीस्ट था लुइस, जिसे लेविस या लुइस कह सकते हैं, वो बड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा ये तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, ये खुदा ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें थी, जो तुम ड्रिंकिंग करते थे, खुदा ने तुम्हें इसकी सज़ा दी है। अब जो मॉर्गन था वो बड़ा शेम फील करने लग गया। अब वो ख़ुद का कैथारसिस करने लगता है, मतलब कि ख़ुद को वो शेम फील करवाने लगता है कि वाकई हो सकता है कि खुदा ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी है। अब उसी दौरान जो वुडन स्लेट थी वो मज़ीद टूट जाती है और वो बिल्डिंग जो थी वो मज़ीद जो है ना वो क्रैक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उस वजह से वो जो करंट प्रीस्ट था वो जो होल में से देख रहा था वो ख़ुद होल के अंदर गिर जाता है। अब उस होल के अंदर दोनों शख्स मौजूद हैं, पहला प्रीस्ट जो था और करंट प्रीस्ट जो है, वो दोनों उस होल में फंस जाते हैं। अब उस दौरान उनकी आपस में बहस होती है, लेकिन उस बहस के दौरान जो पहला प्रीस्ट था मॉर्गन, वो बड़ा कैथारसिस करता है अपने आप को, वो बड़ा शेम फील करता है कि वाकई इस जो कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किए थे, ड्रिंकिंग की थी, जिस वजह से खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने मुझे यहाँ भेज दिया। तो वहाँ जो करंट प्रीस्ट है उसको उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है और वो उसे माफ़ कर देता है। तो इस तरह उनके आपस में दोस्ती हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फ़ैसला करते हैं कि हम हाइम्स पढ़ते हैं और हाइम्स पढ़ने से हो सकता है कि खुदा हमें माफ़ करे और हमारी मदद करे और हम यहाँ से बच निकलें। तो वो दोनों मिलकर हाइम्स गाने लगते हैं और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। मतलब कि ये स्टोरी सिंपल सी है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई इरेलीवेंट चीज़ें, कोई एग्जैजरेशन कुछ नहीं है। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो इसका मॉरल है। इसका मॉरल यही है कि हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। लोगों की जो गलतियाँ हो जाती हैं, हमें लोगों को उनकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और इतना हमारा पेशेंस होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को टॉलरेट कर सकें, उन्हें माफ़ कर सकें, उन्हें भूल सकें। और इसका जो थीम है, इसका पहला थीम भी ह्यूमैनिटी का है, यानी कि हम सब इंसान हैं, हम कोई सुपर नेचुरल बीइंग्स नहीं हैं कि जिनसे गलती ना हो, और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो हमें उनकी गलतियों को नज़रअंदाज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से कोई गलती हो गई तो अब वो उस पर जो है ना रिपेंट नहीं कर सकता। इंसान रिपेंट भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं। तो हमें भी कुछ बड़ा दिल करना चाहिए, हमें फॉरगेट करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए लोगों को, उनकी वर्चूज़ के साथ साथ उनकी वाइसेस को भी। जैसे ये प्रीस्ट थे, ये ख़ुद को बड़ा सुपीरियर समझते थे और दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझते थे। लेकिन अब देखें कि जब ये ख़ुद मुश्किल में फंस चुके हैं तो इनको वही क्रिएचर की ज़रूरत पड़ रही है कि जिनको ये इन्फीरियर समझते थे। अब ये हाइम्स गा रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनकर वो लोग हमें बचाने आए, हमारी तरफ पहुँचें। तो ये उन्हीं लोगों पर डिपेंड कर रहे हैं अब कि जिनको ये इन्फीरियर समझते थे। इस तरह कोई भी शख्स इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होता, ह्यूमैनिटी में सब इक्वल होते हैं। तो हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए हर रिलेशन के अंदर।
और दूसरा थीम इसमें जजमेंट का है कि हम समटाइम्स लोगों को पहले किसी और तरह से देखते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हम एक पूरा स्केच बना लेते हैं कि ये शख्स ऐसा ही है, लेकिन समटाइम्स वो शख्स आगे जाकर बदल जाता है। जैसे मॉर्गन था, स्टार्ट में हम देखते थे कि उसके अंदर बड़ी वाइसेस हैं, वो ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, लेकिन लास्ट के अंदर आकर हम देखते हैं कि वो कैथारसिस करने लगता है, वो शेम फील करता है अपने किए पर, तो वो बिल्कुल बदल जाता है। और इसी तरह से जो लेविस है, वो भी स्टार्ट में देखते थे बड़ा रिजिड था, बड़ा स्ट्रिक्ट था, बड़ी नफ़रत करता था ऐसे लोगों से, लेकिन आखिर में जाकर वो इमोशनल हो जाता है। वो मॉर्गन की बातें सुनकर वो उसके साथ दोस्ती करने लग जाता है। फिर तो इस तरह से जो जजमेंट होती है वो हमें फ़र्स्ट इम्प्रेशन से ही नहीं कर लेनी चाहिए कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही लास्ट इम्प्रेशन है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स जजमेंट हमारी गलत भी हो सकती है। इसके बाद जो बाकी थीम था वो वार का थीम हो सकता है। जैसे वर्ल्ड वार थी तो चर्चिज़ पर बॉम्ब गिराए गए थे। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन की भी थीम हो सकती है कि जो सुलह हो गई थी। जैसे पहले जो हम देख रहे थे कि आपस में वो बड़े गुस्सा थे, दुश्मनी थी, लेकिन आखिर में जाकर उनकी सुलह हो गई। तो ये सारे थीम्स इसमें से बन सकती हैं। और एक और चीज़ है कि जब कोई डेंजर आता है, जब कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो लोग यूनिटी शो करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अगर हमारे इधर कोई वबा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक के अंदर हम देखते हैं कि हम लोगों को डोनेशन देना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का घर तबाह हो जाता है तो हम उसको जो है ना फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरह भी जितनी हमसे हो सकता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये यूनिटी शो कर रहे होते हैं। वैसे ही ये जो प्रीस्ट थे अब ये मुश्किल में फंस चुके हैं, तो ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, अब ये एक दूसरे के साथ जो है ना यूनिटी शो कर रहे हैं, और यूनिटी होकर ये हाइम्स गा रहे हैं ताकि इनको कोई बचाने आए। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी के अंदर हम देख रहे हैं। और इसका जो टाइटल है दी वॉइस, वो सिंबलाइज कर रहा है होप को, कि जब कोई शख्स किसी मुश्किल में फंसा हो तो वो पुकारता है लोगों को, और उसकी पुकार को सुनकर ही लोग उसके पास आते हैं उसको बचाने के लिए। तो ऐसे ही ये हामिस पढ़ रहे हैं कि इनकी आवाज़ सुनकर खुदा इन पर रहम करेगा, और फिर लोग इनकी आवाज़ सुनकर इनको बचाने के लिए आ जाएंगे। तो ये जो वॉइस है ये सिंबलाइज करिए होप को, होप ऑफ रेस्क्यू, ठीक है, कि इनको कोई रेस्क्यू करने आ जाएगा।